नंबर है 0476211434। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं, इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पसंदीदा राइटर्स के नाम बताइए। हम उनके आर्टिकल, उनकी कहानियाँ, उनके अफसाने आप तक पहुँचाने में इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। हामिद मीर साहब का कालम है कितने में ख़रीदे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि फ़ौरन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से हासिल होने वाली रकम अल ख़ातिम पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले यतीम, गरीब और मिस्कीन बच्चों की तालीमी कफ़ालत करना है। हामिद मीर साहब अपने कालम का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, तेज़ धूप के बायस आंखें खोलना मुश्किल हो रहा था। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की पार्किंग और गेट नंबर 5 के दरमियान सिर्फ चंद गज़ का फासला है, लेकिन इस मुख्तसर फासले को तय करने के लिए भी लंबे लंबे कदम उठा रहा था ताकि तेज़ धूप से बच सकूं। अभी मैं एंट्री गेट तक नहीं पहुंचा था कि एक पुलिस अफसर भागता हुआ मेरी तरफ आया और मुझे रोक कर कहने लगा, मैं चंद सेकंड के लिए मेरी बात सुन लें। तेज़ धूप के बाद मेरी आंखें बंद थीं। मैंने इस पुलिस वाले से गुजारिश की कि थोड़ा सा आगे जाकर साए में बात कर लेते हैं। उसने कहा, आगे मेरे मातहत खड़े हैं, उनके सामने बात नहीं कर सकता। आपको सिर्फ इतना कहना था कि कुछ दिन पहले आप जियो न्यूज़ पर लाइव प्रोग्राम में वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू कर रहे थे और वो फरमा रहे थे, जिसने नाजायज़ ज़राए से दौलत और जायदाद बनाई है वो हमारी स्कीम का फ़ायदा उठाए और ऐसे नाजायज़ असासों के बारे में हुकूमत को बता दे तो इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। आपने वज़ीर आज़म से ये नहीं पूछा कि क्या रियासत मदीना में काले धन को सफ़ेद करने की शरीयत में कोई इजाज़त है। ये सुनकर मैंने अपनी आधी आंखें बंद आंखों के साथ मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की तो ये पुलिस वाला मेरे आगे खड़ा हो गया और कहने लगा, साहिब जी, हम आपको बड़ा पुराना जानते हैं, आप हमें जानते हैं ना। आप किसी का काम करते हैं और ना हमने आपको कोई काम कहना है। बस वज़ीर आज़म को ये कह देना कि आपने पाकिस्तानियों को रियासत मदीना का ख्वाब दिखाकर करबला में धकेल दिया है, लेकिन ये भूल गए कि पाकिस्तानियों के काफ़िले में सिर्फ 72 लोग नहीं हैं, 20 करोड़ से ज़ायद लोग हैं और इनमें से 20,000 पागल लोग भी हैं जो इस पार्लियामेंट हाउस के सामने आकर बैठ गए तो इमरान खान अपना 2014 वाला धरना भूल जाएंगे। ये बात कहकर पुलिस वाला मेरे सामने से हट गया। मैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिल हुआ तो प्रेस गैलरी की तरफ जा रहा था, जिसके लाउंज में तहरीक इंसाफ के 2 अरकान पार्लियामेंट मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ये हफ्ते का दिन था, बजट जुमा को मंजूर हो चुका था, आज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पर बहस होना थी। अपोजिशन की क़यादत कौमी असम्बली से गायब थी और हुकूमती अरकान पर ईवान के अंदर मौजूद रहने का दबाव कम था। तहरीक इंसाफ की ये 2 अरकान काफ़ी दिनों से मुलाकात के मुतमन्नी थे। आज सुबह इनका मैसेज आया कि हम 11:30 बजे प्रेस गैलरी के लाउंज में आएंगे और आपको लेकर एक दोस्त वज़ीर के चैम्बर में बैठ जाएंगे। प्रेस गैलरी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी। मुड़कर देखा कि कौमी असम्बली के सिक्योरिटी स्टाफ के एक सीनियर एहलकार मुझे रुकने का इशारा कर रहे थे। वो मुझे कोने में ले गए, सख्त परेशान थे। कहने लगे, आपको कभी ज़हमत ना देता, लेकिन एक अजीब मसला दरपेश है। उन्होंने बताया कि असम्बली का एक रिटायर्ड मुलाजिम काफ़ी दिनों से बीमार था, इलाज के लिए गांव से इस्लामाबाद आया, पिम्स और पोली क्लिनिक में धक्के खाता रहा, फिर रावलपिंडी के एक अस्पताल में चला गया। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, लेकिन इसे अस्पताल दाखिल नहीं किया गया। वो अस्पताल के करीब एक लान में जा लेटा, वहाँ से उठा दिया गया तो एक करीबी पार्क में चला गया, वहाँ इसका इंतकाल हो गया। पुलिस ने लाश मुर्दा खाने में जमा करवा दी। लवाहिकीन इस बुज़ुर्ग की तलाश में अटक से इस्लामाबाद आए तो हमने उन्हें बताया कि वो रावलपिंडी चला गया था। वहाँ जाकर उन्हें पता चला कि वो फोत हो चुका है और लाश मुर्दा खाने में पड़ी है, लेकिन अस्पताल और पुलिस का अमला लाश नहीं दे रहा। 2 दिन की दौड़ धूप के बाद कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई तो मुतवफ़्फ़ी के भाई और बेटे के पास वापसी के पैसे नहीं थे, क्योंकि लाश को एम्बुलेंस में ले जाना था। एम्बुलेंस वाले ने भी अपना किराया बढ़ा दिया था। असम्बली में इस बुज़ुर्ग के कुछ पुराने साथियों ने एम्बुलेंस का किराया जमा करने की कोशिश की, लेकिन महीने के आखिरी दिन है, हमारी तनख्वाह तो 15 तारीख तक ख़त्म हो जाती है। आपसे गुजारिश है किसी सरकारी एम्बुलेंस का बंदोबस्त करा दें। ये कहानी सुनकर दिल दहल गया। इन साहिब के लिए प्राइवेट अस्पताल की एम्बुलेंस का बंदोबस्त करके प्रेस गैलरी पहुंचा तो तहरीक इंसाफ के दोनों अरकान बड़े परेशान थे। वो मुझे फ़ौरन एक दोस्त वज़ीर के चैम्बर में ले गए
वज़ीर साहब ने मुझे देखा और ऐलान किया, वज़ीर आज़म साहब आज असम्बली आने वाले हैं, मुझे ऐवान में जाना है। मैंने बताया कि आज तो ऐवान में ना शहबाज शरीफ है, ना बिलावल हैं, ना जरदारी साहब भी डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में मीटिंग कर रहे हैं। बजट भी मंजूर हो चुका है, आज वज़ीर आज़म क्या तकरीर करेंगे। वज़ीर ने कहका लगाया और कहा, मैदान बिल्कुल खाली है, आज हम खूब धूल लड़ाएंगे। जाते जाते उन्होंने अपने दो साथियों से कहा कि जैसे ही वज़ीर आज़म ऐवान में आए तुम फ़ौरन अंदर आ जाना, वरना बाद में मुश्किल हो सकती है। वज़ीर साहब ये जुमला बोलकर चले गए और मैं सवालिया नज़रों से दोनों सरकारी अरकान को देखने लगा। एक रुकन ने बड़ी माजरत खाना अंदाज में कहा कि भाई जी आपको क्या बताएं, इस बजट इजलास में हमारी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए हमारे इलाके के सरकारी अफसरान और पुलिस के अलावा न जाने किस किस ने साए की तरह हमारा पीछा किया। अगले 15 मिनट में उन्होंने फूड सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत बड़े स्कैंडल की तफसीलात से हमें आगाह किया और कहा, एक बहुत बड़ी कंपनी अमेरिका और यूरोप में कैंसर जैसी मूजी बीमारी फैलाने के बाद पाकिस्तान आ रही है। हमने तो इसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन हम नाकाम हो गए। अब आपकी मदद की ज़रूरत है। इस दौरान वज़ीर आज़म साहब ऐवान में तशरीफ़ ले आए और दोनों अरकान भाग खड़े हुए। मैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट के दफ्तर में आ गया, जहां नैब के कैदी आसिफ अली जरदारी ने मुझे देखते ही पूछा, आपके सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने अपने वज़ीर कानून के ज़रिए बार एसोसिएशनों में 17 करोड़ तकसीम कर दिए। सलीम मांडवी वाला ने कहा, इसे कहते हैं रियासत मदीना। यहाँ से बाहर निकला तो तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा